चलिए आज समझते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। न्यूटन के हिसाब से अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेंगी, या कोई बॉडी मोशन में है एक स्पीड से तो उसी स्पीड से उसी डायरेक्शन में मोशन में ही रहेंगी। कब तक? जब तक कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स आकर उन पर लग ना जाए। एग्जाम्पल, अगर एक कार खड़ी हुई है तो वो रेस्ट में खड़ी है, वो तब तक रेस्ट में रहेगी जब तक कोई अनबैलेंस फोर्स आकर उसे धक्का ना दे। या कोई बॉडी मूवमेंट कर रही है एक स्पीड से तो वो मूवमेंट करती ही रहेंगी सेम स्पीड से। कब तक? जब तक कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स आकर उसे लग ना जाए। यही लॉ ऑफ इनर्शिया, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन को हम समझते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। एक यहाँ पर बॉडी है, ये आपको बॉडी नज़र आ रही होगी। मैं मान लो ये जो बॉडी है ये एक सेम स्पीड से यहाँ पे रोटेट कर रही है, एक सेम स्पीड से रोटेट कर रही है। तो न्यूटन के मुताबिक, न्यूटन के लॉ के मुताबिक ये तब तक नहीं रुकेंगी जब तक इसके ऊपर अनबैलेंस फोर्स नहीं लग जाता है। बट ये क्या हुआ, मैंने तो कोई फोर्स लगाया नहीं बाहर से, फिर भी ये रुक गई। तो क्या रीज़न इसके पीछे रुकने का? क्या न्यूटन का जो लॉ है वो फेल हो गया यहाँ पर या नहीं? क्या न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यहाँ पे वायलेट होता है? नहीं होता है। असल में ये न्यूटन लॉ ऑफ मोशन की वजह से ही रुका है। तो अनबैलेंस फोर्स कहाँ से आ गया? अनबैलेंस फोर्स यहाँ पर क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो आपकी बॉडी जो हमने रोटेट किया था, इसका जो टिप है और जिस सरफेस में मैंने इसको घुमाया था उनके बीच में एक फ्रिक्शन था। अब वो सरफेस के अनइवन सरफेस होने की वजह से इस पर फ्रिक्शन पड़ता गया, धीरे धीरे इसकी स्पीड फ्रिक्शन की वजह से कम होती गई। ये पहली चीज़। दूसरी चीज़, आसपास मीडियम यहाँ पर क्या है? हवा है। तो हवा का जो रेजिस्टेंस है वो इसकी स्पीड को वो भी कम करता गया थोड़ा थोड़ा। ये दूसरी चीज़। और तीसरी चीज़ है ग्रेविटेशन। ये तीन अनबैलेंस फोर्स की वजह से ये बॉडी जो है ये रेस्ट में आ गई। तो यहाँ पर लगा है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। अब जब मैंने इसको रोटेट किया तो मैंने इसको एक फोर्स दिया। अब आपको मैं बताता हूँ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि जितना ज़्यादा स्पीड चाहिए कोई चीज़ को रोटेट करने के लिए या कोई चीज़ को मूवमेंट करने के लिए, जितना ज़्यादा स्पीड चाहिए, मतलब जितना ज़्यादा एक्सेलरेशन चाहिए, उतना ज़्यादा आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। मुझे इसको जितनी ज़ोर से घुमाना है उतना ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है जितना ज़्यादा एक्सेलरेशन लगे आपको चाहिए उतना ज़्यादा फोर्स लगना पड़ेगा। मतलब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। और सेम फोर्स के लिए मान लो आपके पास दो बॉडी है, एक ये बॉडी है और एक और बॉडी है। दोनों पे अगर मैं सेम फोर्स लगा रहा हूँ लेकिन दोनों का मास अलग है, इसका वज़न केजी में मतलब कुछ है और उस दूसरी वाली बॉडी का वज़न इससे ज़्यादा है, तो सेम फोर्स लगाने पे कौन सा ऑब्जेक्ट ज़ोर से घूमेगा, किसको ज़्यादा एक्सेलरेशन मिलेगा? जाहिर सी बात है जिसका वेट कम है, जिसका मास कम है। तो जिसका मास कम है सेम फोर्स लगाने पे उसको ज़्यादा एक्सेलरेशन मिलेगा बजाय जिसका मास ज़्यादा है। तो क्या होता है? मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन व्हेन अप्लाइड फोर्स इज कांस्टेंट। ये है न्यूटन सेकंड लॉ। और न्यूटन थर्ड लॉ क्या है? जब मैंने इसको जिस सरफेस पर घुमाया, ये बॉडी उस सरफेस को एक फोर्स दिया, ये बॉडी के ज़रिए से उस सरफेस पर फोर्स पड़ा, तो उस सरफेस ने भी इसको उतना ही फोर्स रिटर्न में दिया। एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर इस बॉडी को मैं कीचड़ में घुमाता तो क्या ये घूम पाता? नहीं घूम पाता ना। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सॉफ्ट जगह होती है। तो सॉफ्ट जगह पे इसको उतना फोर्स नीचे से नहीं मिल पा रहा जितना ये दे रहा है, तो वहाँ नहीं घूम पाता, वहाँ पर ये अनबैलेंस हो जाता, वहाँ पर इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन स्टेबिलिटी नहीं मिल पाती। तो ये है न्यूटन थर्ड लॉ। जितना एक्शन इसका पड़ रहा है सरफेस पे, उतना ही एक्शन जब वो सरफेस देगा तब वहाँ पर इसको स्टेबिलिटी मिलेगी।